हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका जो मेजर डिसिप्लिन है जिसका नाम है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। तो इस सब्जेक्ट का जो पहला यूनिट का जो पहला लेसन है आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसका नाम है अर्ली मॉडर्न यूरोप। हम इसके की कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे। तो आप अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो आपका पहला टॉपिक है द आइडिया ऑफ द अर्ली मॉडर्न यूरोप। तो देखिए, इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो यूरोप था जब वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था तो उसका अर्ली टाइम पीरियड हम पढ़ने वाले हैं कि उस टाइम पे जो लोग थे वो क्या सोचते थे, उनकी विचारधारा क्या थी, उनके पास क्या क्या आइडियाज थे और जो यूरोप है ना वो मॉडर्न कैसे हो रहा था टाइम टू टाइम, है ना। तो करीब आप ये समझ सकते हैं कि हम 14th सेंचुरी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। 14th सेंचुरी की बाद से ही जो यूरोप है ना वो मॉडर्न होने लग गया था। तो देखिए, यूरोपियन हिस्ट्री में जो अर्ली मॉडर्न पीरियड है ना उसको हम कब से फॉलो करते हैं? मिडल एज। मिडल यानी एज यानी 14th सेंचुरी और 15th सेंचुरी से लेकर। और देखिए, इसे मार्क किया जाता है रेनेसेंस के तौर पर। रेनेसेंस में एक टाइम पीरियड है 14th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक। तो ये जो पीरियड था ना इसमें कई सारे ना रिफॉर्म्स हुए थे और काफी सारे इकोनॉमिक चेंजेस भी हुए थे। और यहाँ पे जो आर्ट है, आर्ट एंड कल्चर का काफी ज्यादा प्रोग्रेस हुई थी। रेनेसेंस के पीरियड में क्या था कि जो पुराने जो ग्रीस थे और जो रोम की जो संस्कृति थी ना उसी का उन्होंने पुनर्जागरण रीबर्थ कर दिया था। उन्हीं की जो भी कला थी, कल्चर था, उन्हीं को अपनाया और उसमें मॉडर्नाइजेशन उन्होंने किया। तो ये जो पीरियड है ना रेनेसेंस 14 से लेकर 17th सेंचुरी तक चला और इसी की वजह से जो यूरोप की हिस्ट्री है ना वो काफी ज्यादा मॉडर्न होने लगी थी इस टाइम पीरियड में। और देखिए, ये जो एरा था ना इसमें क्या हो रहा था, ट्रांजिशन हो रहा था फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म तक। तो फ्यूडलिज्म क्या था? जो सामंतवाद होता था यानी जो राजा होता था वो अपने एक फ्यूडल लॉर्ड्स को, दो चार फ्यूडल लॉर्ड्स को क्या था, जमीन बांट देता था अपनी। और फिर जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे वो जो फार्मर्स होते थे उनको जमीन उस पे दे देते थे, किराए पे दे देते थे। वो जो फार्मर थे खेती करते थे और जो वो था टैक्स था वो किसको देते? फ्यूडल लॉर्ड्स को देते थे। फिर फ्यूडल लॉर्ड्स राजा को देते थे। तो ये था फ्यूडलिज्म। तो ये जो पूरा जो सिस्टम था ना ये धीरे धीरे कैपिटलिज्म पर शिफ्ट हो रहा था इस टाइम पीरियड में। तो कैपिटलिज्म तो आप सभी जानते हैं, जो पूंजीपति होते थे ना अब उन्होंने क्या करा, एक स्वतंत्र व्यवस्था बनाई, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करा, है ना। अब उनको किसी को भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, वो अपना खुद का स्वतंत्र व्यापार कर सकते थे। तो धीरे धीरे फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म पे लोग शिफ्ट होने लगे, खुद का व्यापार उन्होंने स्टार्ट कर दिया। किसी की उस पे पाबंदी नहीं थी, है ना, किसी को कोई भी कर वगैरह टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता था, खुद अपना उद्यम चलाते थे, खुद सारे मुनाफा कमाते थे। और देखिए, इस टाइम पे क्या होता था, 14th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक बहुत सारे राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, है ना। तो कोई भी एक फिक्स बाउंड्री नहीं थी, है ना। कल राजा का मन करा, लड़ाई करी और बाउंड्री अपनी बढ़ा ली। लेकिन इस टाइम तक क्या हो रहा था कि धीरे धीरे ना नेशन स्टेट राइज हो रहे थे, यानी उनकी एक फिक्स बाउंड्री तय कर दी गई थी कि यहाँ से लेके ये हमारा एक नेशन, एक राज्य है ना। तो इस टाइम तक जो बाउंड्री थी वो फिक्स होने लग गई थी, स्टार्ट होने लग गई थी। और काफी सारे मॉडर्न आइडियाज का भी डेवलपमेंट होने लगा था, जैसे कि नेचुरल राइट, जैसे कि राइट टू लाइफ, है ना, राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, राइट टू, और कई सारे जितने भी राइट्स होते थे जो नेचुरल राइट्स होते हैं हमारे, उन सब के जो आइडियोलॉजी थी वो भी अब धीरे धीरे विकसित हो रही थी। और जैसे पब्लिक पार्टिसिपेशन, तो ये मतलब जो पॉलिटिक्स राजा महाराजा करते थे पहले, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों ने अपने आइडियाज को बहुत ही ज्यादा मॉडर्न कर लिया था। अब जो आम पीपल, जो कॉमन पीपल होते थे वो भी अब राजनीति में उतरने लगे थे, पब्लिक का पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो गया था। और जो हिस्टोरियन थे ना उन्होंने इस पूरे पीरियड को ना एक लेबल दे रखा था, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड पे क्या क्या चेंजेस हुए, कैसे कैसे जो मॉडर्नाइजेशन है वो विकसित हुई, उसका डेवलपमेंट हुआ, तो उसको जो हिस्टोरियन थे वो लेबल देते थे। जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया था रेनेसेंस, तो एक टाइप का इसको लेबल दे दिया कि इस टाइम पीरियड में आर्ट का, कल्चर का, इसका काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, तो ऐसे बहुत सारे लेबल दे दिए थे। और देखिए, अर्ली मॉडर्न पीरियड में जो यूरोप में ना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट काफी ज्यादा हुआ। इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक विकास, दिमाग की जो डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा हुई, लोग नए नए आइडियाज सोचने लगे मॉडर्न पीरियड में।
और उनका ना इंटरेस्ट लिखने में काफी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, प्रिंटिंग प्रेस भी आ गई थी। अभी आप आगे पढ़ेंगे प्रिंटिंग प्रेस के बारे में, क्योंकि उस टाइम तक ना प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी। जो नॉलेज हुआ करती थी वो लिमिटेड थी, लिमिटेड लोगों के हाथ में थी। जो बड़े बड़े, जो आपने वो पढ़ी होगी ना, क्लासेस पढ़ी होगी, हायरार्की थी यूरोप में। तो जो बड़े लेवल लेवल के जो लोग होते थे ना, बस वही जो किताबें थे वो पढ़ा करते थे और उन्हीं के लिए किताबें छपा करती थी। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो जो नॉलेज है ना वो ऐसे बिखरी कि मतलब पूरा यूरोप का मॉडर्न हो गया। और देखिए इसी टाइम पीरियड में लिबरल ह्यूमनिज्म का भी राइज हुआ। तो लिबरल मतलब होता है उदारवाद। तो देखिए जो लिबरल लोग हुआ करते थे ना, उनका ये मानना था कि जो जितने भी लोग हैं ना, सबको अपनी बात रखने का हक होता है, सबके पास अधिकार है बोलने का ना, सबके पास वो है, राइट टू एक्सप्रेशन है। लोग जो भी कहेंगे ना, उनको पूरा हक है अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखने का। तो बेसिकली जो लिबरल लोग होते थे ना, वो ह्यूमन डिग्निटी पे, जो मानव के जो मूल्य है ना, उन पे ज्यादा जोर देते थे। और बेसिक नॉलेज पर भी फोकस किया गया। पूरे यूरोप में एक बेसिक नॉलेज सबको मिले, उस पे भी जोर दिया गया ना, सबको एक बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। अब देखिए बढ़िया बढ़िया आइडियाज और आइडियोलॉजी तो क्रिएट हो रही थी, है ना, और नॉलेज पर भी जोर दिया जा रहा था। लेकिन जो वुमेन्स थी और जो नॉन यूरोपियन थे, जो अदर कंट्री के लोग थे, उनको इस विचारधारा से दूर रखा गया था, उनको शामिल नहीं किया गया था। और बस वो पता है, उस टाइम पे बस जो वहाँ के जो यूरोप के जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, वो बस ये मानते थे कि बस हम ही सुपीरियर हैं, बाकियों को वो नहीं मानते थे। नॉन यूरोपियंस को तो बिल्कुल भी वो आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते थे। मतलब देखिए यूरोप में तो सब चल रहा है कि सब लिबरल है, सबको हक है अपने एक्सप्रेशन करने का, लेकिन दूसरी तरफ वो दूसरे देशों पे कब्जा कर रहे थे, उनसे गुलामी करवा रहे थे, अपना काम निकलवा रहे थे, और उनको बोलने पर भी मारा जाता था। तो मतलब यूरोप में तो सब अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो कर रहे थे, सबको अधिकार दे रहे थे, है ना, सबके जो ह्यूमन डिग्निटी है उसकी बात कर रहे थे। लेकिन उस दूसरी तरफ जो साउथ ईस्ट के जो देश थे, जैसे इंडिया, और जिन पे भी जो यूरोपियन ने कब्जा करा था, वहां पे तो सब बेकार, मतलब उनकी कोई भी नहीं सुन रहा था, उन पर अत्याचार करे जाते, उनसे गुलामी करवाई जा रही थी। अब चलिए वापस यूरोप पे आ जाते हैं। तो यूरोप में ना इस टाइम पे काफी सारे एडवांसमेंट भी हुए थे, जैसे कि निकोलस कॉर्पनिकस, हेली सेंटर मॉडल। तो मतलब ये कई सारे ना एडवांसमेंट, मतलब जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है ना, वो भी काफी ज्यादा यूरोप में हुई थी। काफी सारी नई नई थ्योरीज वगैरह दी गई थी, कई सारी नई नई चीजों का डिस्कवर भी किया गया था। तो देखिए एक बार आप इमेज को देखिए, आपको इमेज में दिख रहा होगा कि सन बीच में और जो अर्थ है ना वो इसके चक्कर लगा रही है। तो जो निकोलस और कॉर्पेनिकस जो थे ना, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने यही अपना मॉडल दिया था। इन्होंने बताया था कि जो सूरज है वो बीच में है और जो बाकी प्लेनेट है वो आसपास इसके घूम रहे हैं। तो उस टाइम तक तो ये इनको पता ही नहीं था कि ये सब चीजें भी होती हैं। तो ये धीरे धीरे वहां पे यूरोप में ये सब चीजें डिस्कवर की जा रही थी। और देखिए उसी टाइम पे जोहानस गुटनबर्ग ने मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस का भी इन्वेंशन कर लिया था। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये ऐसी प्रिंटिंग प्रेस ही मूवेबल है, इसको हाथ से मूव करके प्रिंट किया जाता था। और देखिए उस टाइम पे द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, फ्यूडल जो इको जो सिस्टम था ना पूरा फ्यूडलिज्म का, वो डिक्लाइन हो चुका था, कैपिटलिज्म आ चुका था, है ना। अब पूंजीपति होते थे, वो अपना फायदा देखते थे, है ना। अब राजा नहीं होते थे, अब राजा फ्यूडल लॉर्ड्स को अपॉइंट नहीं करता था। अब लोग अपना खुद का धंधा स्टार्ट कर लिए थे। और देखिए यहाँ पे चेंजिंग पॉइंट भी आता है, द इमरजेंस ऑफ न्यू प्रोटेस्टेंट चर्चेज। तो देखिए ये चेंजिंग पॉइंट है, अभी मैं आपको और अच्छे से आगे समझाऊंगा कि दो सेक्ट हो गए थे, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। तो जो क्रिश्चियनिटी में दो जो रिलीजियस सेक्ट है वो बट गए थे आपस में। जैसे कि अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखकर आए होंगे, जैसे कि मैंने आपको इस्लाम के बारे में पढ़ाया था, तो वहां पे भी सिया और सुन्नी दो आपस में बटे हुए थे ना। वैसी जो चर्चेस थे, जो क्रिश्चियनिटी थी, यहाँ पर भी आपस में दो लोग बट गए थे, कैथोलिक में और प्रोटेस्टेंट में। और देखिए जब से ये प्रोटेस्टेंट जो सेक्ट बटा है ना, जब से मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत हुई है। क्योंकि इससे पहले जो कैथोलिक थे ना, वो काफी जो रूढ़िवादी सोच थी उनकी, है ना, धर्म से रिलेटेड वो सारा काम करते थे। वो मतलब उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो धर्म से रिलेटेड थी। लेकिन जब प्रोटेस्टेंट आए ना चर्चेज, तो इनकी नई मानसिकता थी। वो मतलब धर्म से पहले ना ह्यूमन यानी जो इंसान थे ना उसको प्राथमिकता देते थे। तो जब यूरोप में जो ये प्रोटेस्टेंट चर्चेस है, जब ये आए ना, जब से मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत हो गई थी। और देखिए जैसे जैसे जो यूरोप के लोग थे वो मॉडर्न होते जा रहे थे, उनके पास नए नए इन्वेंशन आ रहे थे, उन्होंने हर चीज में महारत हासिल कर ली थी। तो वो धीरे धीरे उन्होंने अपना एडवांसमेंट करा और कई सारी ऐसे बड़ी बड़ी नौकाएं बना ली थी, है ना, शिप वगैरह बना लिए थे। और फिर वो दूसरे देशों में जाके व्यापार करना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अब जैसे कि सभी जानते हैं, ब्रिटिश भी इंडिया आए थे तो क्या ट्रेड के आधार पर आए थे कि हम आपके यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं ना, व्यापार करना चाहते हैं। ऐसे ही उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया,
कॉलोनियलिज्म स्टार्ट कर दिया, है ना, मतलब कॉलोनीज बनानी स्टार्ट कर दी, है ना। वहां पे ट्रेड करने के लिए जाते थे, बिजनेस करने के लिए जाते थे और उसी देश पे कब्जा कर लेते थे, क्योंकि अब वो इतने ज्यादा एडवांस हो चुके थे ना, उनके पास सारी पावर थी, है ना, उनको लिखना आता था, सब कुछ करना आता था। तो ऐसे करके उन्होंने जो बाकी के देश थे, जो अनपढ़ थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, वहां पे उन्होंने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और उन्हीं का उनका भी उपयोग करा, साथ साथ रिसोर्सेज का भी उपयोग करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और जैसे कि दूसरे देशों को लूटा और लूटने के बाद उन्होंने अपना खुद का एडवांसमेंट भी और बहुत ही ज्यादा कर लिया था। और देखिए, अगर इस टाइम पीरियड की हम बात करते हैं तो जो पॉलिटिकली जो सुप्रीम पावर थी ना, उसमें कमी थी। मतलब इस टाइम पे भी राजा थे, ऐसी बात नहीं कि राजा सब मर गए थे, खत्म हो गए थे, नहीं, इस टाइम पे भी राजा थे। लेकिन क्या हुआ था कि जो कंपनीज होती थी ना, जैसे कि आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सुना होगा, जो इंडिया आई थी, तो वो पहले तो व्यापार करने के लिए आई थी, उन्होंने ट्रेड करना था, है ना, इंडिया के साथ। लेकिन उन्होंने देखा कि लोगों को समझा, उन्होंने जाना और फिर धीरे धीरे अपना जो वो कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए, जो राजा था ना, उन्होंने परमिशन नहीं दी थी कि वहां पे जाके तुम कब्जा कर लो, लेकिन जो कंपनी आई थी उन्होंने पहले कब्जा कर लिया, फिर बाद में राजा को पता चला था कि ऐसे ऐसे वहां पे कब्जा हो चुका है। तो मतलब यहाँ पे जो सुप्रीम पावर थी ना, वहाँ पॉलिटिकली उसकी कमी थी। मतलब वो जो सुप्रीम पावर थी वो लोगों को कंट्रोल नहीं कर रही थी, लोग कहीं भी जा रहे थे, जो यूरोप के लोग थे वो वहां पे जाके कब्जा कर ले रहे थे। क्योंकि अब देखिए, मॉडर्नाइजेशन हो चुका था, जो राजा की पावर थी ना वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी थी। अब लोग ना स्वतंत्र एक तरीके से अपने आप को खुद को राजा के अधीन नहीं मानते थे ना, लोग अब खुद को ही सुप्रीम मानते थे। जो चाहे वो करते थे, राजा की नहीं सुनते थे, राजा का कहना भी नहीं मानते थे, क्योंकि अब कैपिटलिज्म आ चुका था, बड़े बड़े पूंजीपति होते थे ना, वो खुद राजा के बराबर अमीर हुआ करते थे। और देखिए, यूरोप के जितने भी राज्य थे ना, जैसे कि पुर्तगाल हो गया और ब्रिटेन हो गया, इटली, और जो बाकी जितने भी स्पेन वगैरह हो गए, जितने भी जो यूरोप के देश थे ना, इनमें कंपटीशन चल रहा था ना, कौन सबसे ज्यादा जमीन कब्जा करेगा। तो ये बड़े बड़े शहर, सिटीज, जो टेरिटरीज थी ना, उनको कब्जा करने लग गए थे। आपने देखा होगा, अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी है, तो जो इंडिया में ना कई सारे लोगों का कब्जा था, स्पेन का कब्जा था, पुर्तगाल का कब्जा था, है ना, और ब्रिटेन का भी कब्जा था, तीन चार मतलब यूरोपियन कंट्रीज का कब्जा था भारत पर, अलग अलग क्षेत्र पर। और डच का भी था, हाँ, डच एम्पायर भी बहुत बड़ा था। तो इनके बीच में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और पावर का स्ट्रगल चलना स्टार्ट हो गया, है ना, कौन सबसे ज्यादा कब्जा करेगा, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करेगा, कौन सबसे ज्यादा पावरफुल बनेगा। तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी ना, जब इनमें मॉडर्नाइजेशन हुआ, जब इन्होंने अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करा, तो आपस में भी कॉम्पिटिशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो हमने अब तक देखा कि जब यूरोप में मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हो रहा था, तो उससे पहले क्या क्या चीजें वहां पर घटित हुई थी। अब हमारा अगला टॉपिक है पर्सपेक्टिव ऑन कल्चर इन हिस्ट्री। अब देखिए, हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से जानेंगे कि यूरोप में क्या क्या चल रहा था, जब मॉडर्नाइजेशन आ रहा था तो उस टाइम पे क्या क्या चीजें हो रही थी। तो सबसे पहले हम किस पर्सपेक्टिव से देखेंगे? द फिलोसफिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे वहां पे फिलोसफिकल और बौद्धिक, मतलब जो इंटेलेक्चुअल, जो बौद्धिक उनका डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ। इन्होंने ऐसी कैसी बातें सोची कि ह्यूमन की को अब अपनी स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उसको राइट्स देने चाहिए ना, नेचुरल राइट्स देने चाहिए, उसको फ्रीडम होनी चाहिए एक्सप्रेशन की। तो ये सब जितनी भी बातें हैं उनके मन में कैसे आई, है उनका जो बौद्धिक डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ। अब देखिए, अगर हम यूरोप की हिस्ट्री की बात करें, फिलोसफिकल और इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री के बारे में, तो वहां पे ना क्लासेस हुए थे। किसके बीच में? कॉस्ट ऑफ द इंडिविजुअल और कलेक्टिव लिबर्टी। तो कॉस्ट ऑफ द इंडिविजुअल मतलब है व्यक्ति की खोज, और कलेक्टिव लिबर्टी का मतलब है सामूहिक स्वतंत्रता, है ना। तो इनके बीच में क्लासेस होने स्टार्ट हो गए थे, और ये किसकी वजह से हुए थे? क्रिश्चियन चर्चेस की वजह से हुए थे। क्योंकि देखिए, सभी धर्मों में बताया जाता है कि मोक्ष कैसे मिलता है ना, सेल्वेशन के बारे में बात की जाती है कि आपको मोक्ष कैसे मिल सकता है, परमात्मा से कैसे मिल सकते हैं। वैसे ही क्रिश्चियनिटी में भी बताया गया है। तो जो क्रिश्चियन चर्चेस थे ना, वो सेल्वेशन पे ध्यान दे रहे थे, व्यक्ति को कैसे मुक्ति मिल सकती है उस पे ध्यान दे रहे थे। तो ऐसे करके ना, जैसे उन्होंने इस चीज पे गौर करा, ध्यान देने लगा, व्यक्तियों को मुक्ति का रास्ता दिखाने लगा, तो वैसे वैसे लोगों के आइडियोलॉजी भी वैसे चेंज होती रही, है ना। उनके मन में भी आते रहा कि व्यक्ति को स्वतंत्र कर देना चाहिए, उसको भी कुछ राइट्स दिए गए हैं। तो ऐसे करके उनके मन में आइडियोलॉजी बनती गई, है ना, लोगों के प्रति, एक इंडिविजुअल के प्रति बनती गई। तो इससे जो ह्यूमैनिटी डिग्निटी ना, ह्यूमन की डिग्निटी, वो भी लोगों के मन में बढ़ती गई। तो कहने का मतलब ये कि जो क्रिश्चियन चर्चेस थे ना, उन्होंने फिलोसॉफिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की फाउंडेशन रखी थी। अब देखिए,
उन्होंने जब ये आइडियोलॉजी विकसित हो रही थी ना, मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, तो धीरे धीरे ना वो इंडिविजुअल मोरल ड्यूटीज पर भी जोर दे रहे थे। अब मोरल ड्यूटीज क्या होती हैं? साफ सफाई रखना, है ना, एनवायरनमेंट को ज्यादा हार्म ना पहुंचाना, और भी कई सारी मोरल आपकी ड्यूटीज होती है, तो उन सब पे ना जोर दिया गया। और देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉलिंग पर भी जोर दिया गया। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिंग क्या है। तो देखिए जो यूरोप था ना, वहां पे एक बहुत ही वो हुए थे, दार्शनिक हुए थे, जो फिलोसोफर होते ना दार्शनिक, तो वहां पे मार्टिन लूथर किंग नाम के एक फिलोसोफर थे। उन्होंने ये कॉलिंग के बारे में बताया था। कॉलिंग मतलब ये होता है भगवान का आदेश। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में क्या कहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं ये भगवान ने आपको दिया है ना, भगवान आपसे काम करवा रहे हैं। वैसे ही वहां पर यूरोप में ये कहा जाता था कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिंग के बारे में, कि आपको जो भी काम दिया गया है वो ईश्वर ने दिया है। आप ये जो भी काम कर रहे हैं ना, आप नहीं कर रहे हैं, भगवान आपसे करवा रहे हैं। तो वहां पे ये इसका कॉन्सेप्ट दिया गया। अब ये क्यों दिया गया? ताकि जो व्यक्ति काम कर रहा है वो पूरा मन लगा के काम करे और ईमानदारी के साथ काम करे। वो ऐसा सोचे कि ये काम ना मैं भगवान ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, तो वो ईमानदारी से काम करेगा और बिना मतलब छुट्टी लिए काम करेगा, उसमें पूरी अपना मतलब हार्ड वर्क करेगा, है ना, यानी पूरी ईमानदारी के साथ और डेडिकेशन के साथ वो व्यक्ति काम करेगा। तो इसी को बोला गया कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिंग, यानी ईश्वर तुम्हें कोई काम देते हैं, किसी काम करने के लिए तुम्हें चुनते हैं। और देखिए ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये प्रोटेस्टेंट फिलोसफी में उभरा था। तो प्रोटेस्टेंट मैंने आपको पहले बताया था ना, दो सेक्ट बते हुए थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो जो मॉडर्नाइजेशन है ना, प्रोटेस्टेंट की वजह से ही हुई थी। तो ये जो प्रोटेस्टेंट फिलोसफी थी ना, उनका मानना था कि गॉड सबको उनका अलग अलग काम देते हैं। तो यहीं से ना व्यक्ति को मतलब मॉडर्नाइजेशन, उनकी जो आइडियोलॉजी है ना, वो मॉडर्न होने लग गई थी। और इसी फिलॉसफी के चलते इसने ना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करा था डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन यूरोप। यानी जो यूरोप में कैपिटलिज्म आया था ना, जब फ्यूडलिज्म था वो सिस्टम हटकर कैपिटलिज्म आ गया था, तो इस फिलॉसफी ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। इसी की वजह से यूरोप में कैपिटलिज्म आ गया था, क्योंकि सभी लोग अपने काम को ना ईश्वर का काम समझने लगे थे, है ना। सब मानते थे कि ईश्वर ने हमें इस काम के लिए चुना है, हम हमें यही काम करना है। तो अब लोग में अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया था, इसलिए कैपिटलिज्म आ गया था। अब देखिए हमारे में ऐसे कहते हैं ना कि हम जो भी कर रहे हैं वो ईश्वर की मर्जी होती है ना, हम भगवान की मर्जी होती है, हम जो भी काम करते हैं उसमें ईश्वर ही हमसे करवा रहा है। तो ऐसे ही उस फिलॉसफी में भी कहा जाता था कि जो डे टू डे की आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं ना, वो डिवाइन पर्पस से कर रहे हैं। डिवाइन पर्पस मतलब भगवान आपसे करवा रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं ना उसका कोई मकसद है ना, कोई विशेष पर्पस है उसका। तो ऐसे करके ना फिलोसफी को जोड़ा गया था लोगों के काम में, ताकि लोगों का जो काम करने के जो डेडिकेशन है ना उस पे वो अच्छे से फोकस कर सके और पूरी ईमानदारी से अपना काम कर सके। और देखिए इसी फिलोसफी के चलते जो ये रिलीजन था ना, काफी सेक्ट और ग्रुप्स में बट गया था। जैसे कि अगर हम हमारी बात करें तो जैसे हमारे यहाँ पे ब्राह्मण होते हैं, यादव होते हैं, ठाकुर जाट वगैरह, तो ये काफी ग्रुपों में बटे हुए होते हैं। वैसे ही क्रिश्चियनिटी में भी कई ग्रुप्स में बट गए थे, जैसे कि कैल्विनिस्ट। तो ये कैल्विनिस्ट क्या था? ये भी एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन एक ग्रुप था, जिसकी मतलब टीचिंग्स क्या थी, जॉन कैल्विन ने रखी थी। तो उन्हीं के नाम पे ये ग्रुप का नाम रख दिया था ना, कैल्विन के नाम पर। तो इन्होंने क्या थ्योरी दी थी? प्री डेस्टिनेशन की थ्योरी दी थी। यानी जो हम कहते नहीं है कि आज कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, पहले से ये तय किया गया है ना, भगवान के द्वारा तय किया गया कि किसकी कितनी लाइफ होगी। तो ये जो जॉन कैल्विन थे ना, उन्होंने अपनी टीचिंग्स दी थी, तो उसी के ऊपर ये ग्रुप बन गया था, कैल्विनिस्ट ग्रुप। और ये बाकी के जितने भी ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, जैसे कि प्रीब्रिटेरियन, होगुनॉट्स और पुरिटन्स, तो ये सारे भी क्रिश्चियन ग्रुप्स ही थे, लेकिन ये अलग अलग थे। कोई स्कॉटलैंड में था, जैसे कि जो ये प्री क्रिश्चियंस है ना, ये स्कॉटलैंड में थे। ये हुगुनॉट्स जो थे ये फ्रांस का एक ग्रुप था, है ना, क्रिश्चियन ग्रुप था। और जो पुरिटन है ये इंग्लैंड का एक चर्च वो क्रिश्चियन ग्रुप था। तो ये अलग अलग ना क्रिश्चियन ग्रुप्स के नाम है, लेकिन ये सभी ना प्रोटेस्टेंट थे, है ना। ये सारे जितने भी मैंने आपको नाम बताए सारे प्रोटेस्टेंट थे, यानी इनकी जो आइडियोलॉजी थी ना वो काफी ज्यादा मॉडर्नाइज थी, है ना, लोगों के प्रति थी। और देखिए इस फिलोसफी के चलते सेक्ट बटे, ग्रुप बटे, और चर्चेज में काफी ज्यादा रिफॉर्म्स भी आ गए थे, क्योंकि पहले के टाइम पे जो चर्चेज के जो कानून थे ना वो काफी ज्यादा हार्श थे, मतलब हार्मफुल थे, बहुत ही ज्यादा हार्ड थे, कठोर थे ना लोगों के प्रति। तो इसमें काफी सारे रिफॉर्म्स किए गए और लोगों के बारे में सोचा गया, लोगों के हिसाब से फिर चर्चेज के नियम और कानून बनाए गए। अब देखिए हम अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अब हम देखेंगे टूवर्ड्स द ग्लोबल ओरिएंटेशन, है ना। अब
ग्लोबल तौर पे देखेंगे जो यूरोप है ना उसका कैसे विकसित हुआ, वो कैसे मॉडर्नाइजेशन उसका हुआ। तो हम देखेंगे एक्सप्लोरेशन और वोयागाज। तो देखिए जो वोयागाज है ना, ये एक जो इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है ट्रेवल यानी सफर करना यानी यात्रा करना। तो इसका वो क्या करते थे, आपने सुना होगा ना, जो ब्रिटिश थे वो दूसरे देशों में जाकर क्या करते थे, एक्सप्लोरेशन करते थे, है ना, दूसरी नई नई चीजों को खोजते थे। उन्होंने इंडिया का रास्ता भी खोजा था, अमेरिका को भी खोजा था, और काफी सारे अलग अलग देशों को उन्होंने खोजा था। उनका मेनली काम ये था कि दूसरे देशों में जाकर वहां पे क्या क्या रिसोर्सेज है ना, क्या कौन कौन से मिनरल्स है उनको खोजते थे। जैसे इंडिया में आए उन्होंने स्पाइसेस को देखा कि यहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस है, तो वो यहाँ पे खींचे चले आए थे। फिर अमेरिका में जाकर उन्होंने कुछ और चीजें देखी, अफ्रीका में जाके कुछ और चीजें देखी। तो वो दूसरे ट्रैवल करते रहते थे और एक जगह से दूसरी जगह अपना व्यापार भी वो बढ़ा रहे थे और नई नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे। अब देखिए ड्यूरिंग द अर्ली मॉडर्न पीरियड यूरोप ने क्या डेवलप कर लिया था, अपना ग्लोबल ओरिएंटेशन डेवलप कर लिया था। ग्लोबल ओरिएंटेशन का मतलब है उन्होंने पता लगा लिया था कौन सा देश कहाँ पर है ना, वो घूमते रहते थे, एक्सप्लोर करते रहते नए नए देश। और उन्होंने पता है नक्शा भी बनाया था ना, सबसे पहले नक्शा कहाँ बना था, यूरोप में बना था, कौन सा देश कहाँ पर है ना, कौन सा देश कैसा दिखने में कैसा है, उन्होंने पूरा नक्शा बनाया था। तो पूरा ग्लोबल ओरिएंटेशन उन्होंने करा था। और कॉस्मोपॉलिटन पर्सपेक्टिव भी उन्होंने डेवलप करा। इसका मतलब ये होता है कि दूसरे देशों में जाकर एक एक देश को दूसरे देश से जोड़ना, है ना, एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से जोड़ना। क्योंकि वो पहले उस टाइम पे कोई लोग इतने विकसित नहीं थे, सब ना अपने लोकल एरिया में ही रहते थे, है ना, किसी को कुछ पता ही नहीं था कि दूसरे देशों में भी लोग रहते हैं। तो जो यूरोपियन थे इन्होंने क्या करा, एक देश को दूसरे देश से कनेक्ट करने की कोशिश करी, बड़े बड़े शहर बसाने की कोशिश करी, है ना। और देखिए उन्होंने कई सारे ओशनिक वोयाक्स करे। ओशनिक वोयाक्स मतलब समुद्री यात्राएं करी बहुत सारी। और इंटरेक्शन विद अदर कल्चर्स, तो अलग अलग देशों में जाएंगे तो अलग अलग कल्चर से भी वो इंटरेक्ट करेंगे, तो उन्होंने दूसरों के कल्चर्स को भी जाना। जैसे कि जो ब्रिटिश थे वो इंडिया है, उन्होंने इंडिया की भाषा सीखी, उनका कल्चर समझा, और फिर ऐसे समझ समझ के उन पर राज करने लग गए। तो ऐसे करके क्या करते थे, अपना खुद का फायदा भी देखते थे, उनका कल्चर भी समझते थे, उनकी भाषा क्या वो बोल रहे हैं उनकी भाषा को भी सीखते थे। अब देखिए जो समुद्री यात्राएं करते थे यूरोपियंस और एक्सप्लोरेशन करते थे, तो इन्होंने ग्लोबल पर्सपेक्टिव को तो शेप दिया ही, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी अचीव कर ली थी। जैसे कि इन्होंने मैप मेकिंग में एडवांसमेंट हासिल कर ली थी, इनको पता था कौन सा देश कहाँ पर है ना, कैसे हमें कहाँ से कौन सा रूट लेना है किसी भी देश को जाने के लिए। तो उनको हर चीज पता चल गई थी, कितना पानी है कितना लैंड है ना, सब चीजें पता थी। और इन्होंने सेलिंग टेक्निक में भी महारत हासिल कर ली थी। सेलिंग मतलब जो शिप वगैरह होती थी ना, कैसे बोट बनाई जाती है, कैसी बड़ी बड़ी शिप्स बनाई जाती हैं, कैसे उसमें तोप वगैरह लगाई जाती है, कैसे उनमें झंडा वगैरह लगाया जाता है ना, कैसे उनका वो हवा की डायरेक्शन कैसे मूव करती है, वो सब जितनी भी टेक्निक थी उन्होंने डेवलपमेंट कर ली थी। अब देखिए मैं आपको एक टर्निंग पॉइंट बताने वाला हूँ। अब देखिए यूरोपियंस दूसरे देशों में जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे ट्रैवल करते करते वो एक नए देश में पहुंच गए थे जिसका नाम है अमेरिका। तो सबसे पहले जो अमेरिका की खोज थी ना वो यूरोपियन ने की थी। तो देखिए जिस यूरोपियन ने अमेरिका की खोज करी थी ना उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। और साइड में आपको इसकी फोटो भी दिख रही होगी। तो इसने कब खोजा था, 12 अक्टूबर 1492 में, यानी 15वीं शताब्दी में जो अमेरिका की खोज यूरोपियन द्वारा की गई थी। अब देखिए ये ना टर्निंग पॉइंट बन गया। अब कैसे बन गया, अब देखिए उन्होंने पूरे अमेरिका को खोजा, अब वहां पे एक भी आदमी नहीं है ना, कोई भी, मतलब पूरा एक खाली लैंड पड़ा हुआ है। अब उन्होंने क्या करा, खुद के लिए इस्तेमाल करने लग गए उसकी जमीन पे, वहां पे लोगों को बसाने लग गए, शहरीकरण करने लग गए, है ना, वहां पे बड़े बड़े शहर बसाने लग गए, है ना, वहां पे व्यापार चालू कर दिया उन्होंने। तो ये क्या करना है उन्होंने स्टार्ट कर दिया, कॉलोनाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे ये आइडिया डेवलप हुआ कि हम ना दूसरे देशों में भी जाकर ये चीजें कर सकते हैं ना, उन पे भी हम कब्जा कर सकते हैं। तो इसकी नींव कहाँ से रखी गई, अमेरिका पे, है ना। सबसे पहले अमेरिका खोजा गया, वहां पे उन्होंने अपने आप को बसाया, है ना, अपने आप को डेवलप करा। फिर यहाँ से ये आइडिया उभरा कि हम दूसरे देशों में भी जाकर हम अपना देश बचा सकते हैं। तो ऐसे कई सारे जो स्पेनिश थे, पुर्तगीज और जो डच वगैरह थे, उन्होंने भी ये कंपटीशन जो स्टार्ट कर दिया कि दूसरे देशों पे जाके वो भी अब क्या अपनी कॉलोनीज बसाने लग गए थे। तो जो भी वो लैंड डिस्कवर करते जा रहे थे वहां पे वो अपनी यूरोपियन पॉपुलेशन को बसाने लग गए थे। और देखिए जो क्रिस्टोफर कोलंबस था ना, ये एक इटालियन था, यानी एक तो यूरोपियन था लेकिन ये इटालियन भी था, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए जितने भी यूरोपियन थे, जो स्पेन के थे, पुर्तगाल और जो इटली, ब्रिटिश वगैरह, ये जितने भी जो यूरोपियन नेशन थे ना, इनमें अब क्या थी,
वो कंपटीशन चलने लगा था कौन सबसे ज्यादा लैंड को ऑक्यूपाई करेगा, है ना, कौन कितना ज्यादा पावरफुल बनेगा, है ना। तो ये अपने आप को पावर बढ़ाने के लिए दूसरे लैंडों पे कब्जा कर लेते थे, उनको कंट्रोल करते थे, उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते थे और उससे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करते थे। और साथ ही साथ अपनी इंटरनेशनल ट्रेड को भी इम्प्रूव करते थे, है ना। उन्होंने कई सारे अपने रूट्स बना रखे थे कि कौन से देश में जाने के लिए कौन सा रूट हमें लेना है, नए नए रूट्स को भी उन्होंने फाइंड करा था। और अपना जो भी स्लेव ट्रेड है ना, उसको भी उन्होंने लार्ज स्केल पर बढ़ाया। यानी स्लेव ट्रेड मतलब मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह पे काम करने के लिए भेजा जाता था, तो उन्होंने स्लेव ट्रेड भी बढ़ा दिया था। और दूसरे देशों में क्या थे, जो गरीब लोग हुआ करते थे ना, जैसे कि जो नीचे के जो देश होते हैं, अफ्रीका, इंडिया वगैरह, तो यहाँ से ये क्या करते थे, मजदूरों को अपने देश ले जाते थे काम करने के लिए। इसको स्लेव ट्रेड बोला जाता था, मजदूरी करवाई जाती थी उनसे। मतलब आप देख ही रहे हैं कि मतलब ये इनके यहाँ तो क्या चल रहा है कि सबको लिबर्टी होनी चाहिए, कि सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए, और वहीं पे दूसरे देशों से ही क्या मजदूर उठा रहे हैं अपने यहाँ काम करने के लिए, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो मजदूर वगैरह ये काम करवाते हैं उनके यहाँ, तो मतलब उनकी जो इकोनॉमी ना काफी ज्यादा सक्सेस कर गई थी, उनके पास काफी सारे पैसे आ गए थे, है ना। इसकी वजह से इन्होंने कई सारी अपनी कॉलोनी बसा ली थी, है ना। काफी सारे देशों में, सबसे ज्यादा एशिया वगैरह में, है ना, अफ्रीका में बसा ली थी। और कई सारे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, मतलब पूरे देखा जाए तो पूरे आधी पृथ्वी पर तो इन्होंने कब्जा ही कर रखा था।